अगर एक सच, सिर्फ एक सच, किसी की पूरी जिंदगी को एक सेकंड में तोड़कर रख दे तो सोचिए, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है, परिवार, प्यार, रोज की खुशियां, और फिर अचानक एक रात, एक हादसा और एक ऐसा सच सामने आता है जो आत्मा तक को हिला देता है। आज हम कोलिन हूवर्ड के उपन्यास रिग्रेटिंग यू की कहानी के जरिए रिश्तों में छिपे कुछ ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वे इस उपन्यास का आप कह सकते हैं एक भावनात्मक चीरफाड़ करते हैं, जहां प्यार, धोखा, दर्द और फिर से जुड़ने की कोशिश सब एक साथ चलता है। हमारा मकसद यह समझना है कि जब रिश्ते भरोसे पर नहीं बल्कि एक दर्दनाक झूठ पर टिके हों तो क्या होता है। चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी के बिल्कुल सेंटर में दो किरदार हैं, माँ मॉर्गन और बेटी क्लारा। मॉर्गन एक जिम्मेदार, शांत, अपने परिवार को हर चीज से ऊपर रखने वाली माँ है। वहीं उसकी 16 साल की बेटी क्लारा थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी भावुक और दुनिया को अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन उनके बीच एक अनकही सी खाई है, एक दूसरे को समझने की एक लगातार कोशिश जो अक्सर नाकाम हो जाती है। और मजे की बात यह है कि उनका ये टकराव कोई अनोखी बात नहीं है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे एक स्रोत में हार्वर्ड की 2018 की एक पेरेंट टीन कम्युनिकेशन स्टडी का जिक्र है। वो बताती है कि टीनेज में पेरेंट्स और बच्चों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग 60% तक बढ़ जाती है। 60%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब ये लगभग तय है कि उस उम्र में माँ बाप और बच्चों के बीच टकराव होगा ही होगा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए कि टीनेज में दिमाग एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरह होता है, पहचान बन रही होती है, अपनी अलग सोच पैदा हो रही होती है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ विचारों का टकराव होना लगभग तय है। लेकिन इस कहानी में यही आम सा लगने वाला संघर्ष आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की नींव बनता है। और वो तूफान आता है एक भयानक कार दुर्घटना के रूप में। एक रात मॉर्गन के पति क्रिस और उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी बहन जैसी जेनी, दोनों की एक साथ मौत हो जाती है। एक ही पल में मॉर्गन ने अपना पति और अपनी सबसे अच्छी सहेली दोनों को खो दिया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ ये नहीं है। असली भूकंप तो तब आता है जब मॉर्गन को पता चलता है कि क्रिस और जेनी का सालों से अफेयर चल रहा था। वो हादसा एक एक्सीडेंट नहीं था, वो दोनों साथ थे, एक सच, और मॉर्गन की पूरी दुनिया जलकर राख हो जाती है। इस तरह के धोखे का असर सिर्फ दिल टूटने से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मनोवैज्ञानिक इसे रिलेशनल ट्रॉमा यानी रिश्ते से मिला आघात कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की 2017 की एक बड़ी स्टडी ने तो इसकी तुलना लड़ाई के मैदान से लौटे सैनिक को होने वाले पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी से की थी। पीटीएसडी, ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब इसका असर सिर्फ दुख तक सीमित नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये धोखा किसी के दिल में आया भूकंप है, और भूकंप के बाद क्या होता है, आप लगातार आफ्टर शॉक्स के डर में जीते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। पीटीएसडी का असर भी कुछ ऐसा ही होता है। मॉर्गन के लिए अब हर छोटी बात एक खतरा लगती है। कोई फोन कॉल, कोई पुरानी तस्वीर, कुछ भी उस सदमे को वापस ताजा कर सकता है। उसका दिमाग उसे बार बार उसी पल में वापस खींच रहा है जब उसकी दुनिया टूटी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी 17 साल की शादी का कौन सा हिस्सा सच था और कौन सा झूठ। बिल्कुल। और इसी बिखरी हुई हालत में मॉर्गन एक फैसला लेती है। वो ये सच अपनी बेटी क्लारा को नहीं बताएगी। वो चाहती है कि क्लारा के दिल में अपने पिता की खूबसूरत याद बनी रहे, वो उससे नफरत ना करे। एक माँ के तौर पर शायद ये समझना मुश्किल नहीं है। वो अपनी बेटी को और दर्द नहीं देना चाहती। यहीं पर इरादे और असर का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मॉर्गन का इरादा नेक है, वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है, लेकिन इसका असर उल्टा हो रहा है। भावनाओं को दबाने का यही सबसे बड़ा खतरा है। स्टैनफोर्ड की 2014 की एक स्टडी असल में ये दिखाती है कि जब हम भावनाएं दबाते हैं तो हमारा पूरा शरीर तनाव में आ जाता है। हमारी आवाज बदल जाती है, हमारे चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, मुझसे दूर रहो। अच्छा, तो सामने वाले को ये महसूस होता है, भले वो समझ ना पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। क्लारा को बस इतना दिख रहा है कि उसकी माँ अचानक बहुत सख्त, रूखी और कंट्रोलिंग हो गई है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसके पिता की मौत का गुस्सा और दर्द उस पर निकाल रही है, और मॉर्गन की चुप्पी उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। जैसा कि एक स्रोत में लिखा है, जो दर्द बोला नहीं जाता
वही रिश्ते तोड़ता है। मॉर्गन अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में अनजाने में उसे खुद से बहुत दूर कर रही थी। और इस बढ़ती दूरी के बीच क्लैरा को एक सहारा मिलता है अपने स्कूल के एक लड़के मिलर में। मिलर उसे समझता है, उसे सुनता है, वो सारी बातें जो वो अपनी माँ से नहीं कह पा रही। वो अपने पिता की मौत से पैदा हुए खालीपन को उसके साथ भरने की कोशिश करती है, लेकिन मॉर्गन इसे भी गलत समझ लेती है। उसे लगता है कि क्लैरा बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है, कि वो गलत रास्ते पर जा सकती है। वो अपनी बेटी को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर क्लैरा को लगता है कि उसकी माँ उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रही है। माँ बेटी सच से जितना दूर भागते हैं, दर्द उतना ही बढ़ता जाता है। मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी कि क्लैरा तुरंत मिलर की तरफ खींच जाती है। क्या ये सिर्फ एक टीनेज क्रश है या इसके पीछे कुछ और गहरा चल रहा है? ये सिर्फ क्रश से कहीं ज्यादा गहरा है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये इमोशनल डिस्प्लेसमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। इसे ऐसे समझिए, इंसान का दिल खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्लैरा के लिए पिता की मौत और माँ की चुप्पी ने जो खालीपन पैदा किया वो एक वैक्यूम की तरह था। एक वैक्यूम? हाँ। और उस वैक्यूम को भरने के लिए जो भी सबसे करीबी चीज मिली, यानी मिलर, उसने उसे खींच लिया। ये कोई सोची समझी चाल नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कैम्ब्रिज की 2016 की एक अटैचमेंट स्टडी यही बताती है कि जब टीनेजर्स को घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो वो उस कमी को अपने रोमांटिक पार्टनर से पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, जब घर में समझ ना मिले तो दिल कहीं और सहारा ढूंढता है। लेकिन कहानी में धीरे धीरे एक बदलाव आता है। कई झगड़ों और गलतफहमियों के बाद मॉर्गन को एहसास होना शुरू होता है कि उसकी चुप्पी ने क्लैरा को कितना अकेला कर दिया है। और दूसरी तरफ क्लैरा को भी ये दिखने लगता है कि उसकी माँ ऊपर से जितनी सख्त है, अंदर से उतनी ही ज्यादा टूटी हुई है। और फिर वो सच जिसे मॉर्गन इतने महीनों से अपने सीने में दफन किए हुए थी, आखिरकार एक तूफानी रात में बाहर आ जाता है। क्लैरा बिखर जाती है, रोती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसके पिता, उसका हीरो, ऐसा कर सकते थे। लेकिन उस दर्द के बीच उसे पहली बार ये भी समझ आता है कि उसकी माँ इतने महीनों से अकेले इस बोझ को कैसे उठा रही थी। और फिर वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। दोनों को एहसास होता है कि दर्द को साझा करने से वो आधा हो जाता है। और यहीं से हीलिंग की, यानी घाव भरने की असली शुरुआत होती है। इसे ऐसे सोचिए कि दर्द एक प्रेशर कुकर की तरह है। मॉर्गन ने उस प्रेशर को महीनों तक अंदर ही अंदर बंद रखा। नतीजा? कुकर कभी भी फट सकता था। बिल्कुल। लेकिन जब उसने सच बताकर वो स्टीम क्लैरा के साथ शेयर की तो प्रेशर रिलीज हो गया। UCLA की 2015 की एक इमोशनल डिस्क्लोजर स्टडी यही कहती है कि जब परिवार के सदस्य अपना दुख साझा करते हैं तो उनके ठीक होने की प्रक्रिया 50% तेज हो जाती है। 50% तेज? वो कैसे? जब हम अपना दर्द किसी अपने के साथ बांटते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है और भावनात्मक घाव को भरने में मदद करता है। इसीलिए स्रोत की एक पंक्ति इस पल को खूबसूरती से बयां करती है, सच और आंसू दिलों को जोड़ देते हैं। मॉर्गन और क्लैरा के लिए वो पल वही था जहां टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने शुरू हुए। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? कॉलिन हूअर हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली तो यही कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती चुप रहना है। हम अक्सर सोचते हैं कि सच बोलने से सामने वाले को तकलीफ होगी, लेकिन हमारी चुप्पी उससे कहीं ज्यादा गहरा और लंबा नुकसान कर देती है। हाँ, ये एक पक्ष है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इरादा चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका असर क्या हो रहा है। मॉर्गन की चुप्पी भले ही क्लैरा को बचाने के लिए थी, लेकिन वो एक तरह का भावनात्मक कंट्रोल ही तो था। वो तय कर रही थी कि क्लैरा को अपने पिता के बारे में क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। यहीं पर कहानी की जटिलता सामने आती है। अच्छा इरादा भी गलत नतीजों को जन्म दे सकता है। ये बहुत गहरी बात है। कहानी ये भी दिखाती है कि हर इंसान अपने अंदर एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहा है। क्लैरा को अपनी माँ का व्यवहार कंट्रोलिंग लग रहा था, लेकिन असल में वो अपने टूटे हुए दिल और एक भयानक सच के बोझ से लड़ रही थी। हम अक्सर लोगों के व्यवहार को जज करते हैं बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा संदेश ये है कि सच तकलीफ देता है, लेकिन झूठ जिंदगी बर्बाद कर देता है। मॉर्गन ने झूठ बोलकर अपनी बेटी को बचाने की जो कोशिश की, उस झूठ ने उनके रिश्ते को लगभग खत्म ही कर दिया था। सही बात है। और अंत में माफी का महत्व। यहाँ माफी का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ उसे भुला दिया जाए या उसे सही ठहराया जाए। माफ करने का मतलब ये नहीं कि दर्द चला गया। इसका मतलब है कि अब आप उस दर्द के गुलाम नहीं हैं, आप उससे आजाद हो गए हैं।
ये उपन्यास सिर्फ धोखे या नुकसान की कहानी नहीं है, ये दो टूटे हुए दिलों के फिर से एक होने की कहानी है। तो आज हमने रिग्रेटिंग यू की कहानी के जरिए समझा कि कैसे गलतफहमियां रिश्तों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं और कैसे चुप्पी किसी तूफान से ज्यादा तबाही मचा सकती है। सच भले ही कुछ देर के लिए दर्द दे, लेकिन झूठ की नींव पर खड़ा कोई भी रिश्ता ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार सोचने के लिए रह जाता है। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हीलिंग तभी शुरू होती है जब दिल सच बोलने की हिम्मत जुटा ले। ये सवाल सिर्फ कहानी के किरदारों मॉर्गन और क्लारा के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। हमारे अपने रिश्तों में ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं, कौन से सच हैं जिन्हें चुप्पी ने दबा रखा है, और क्या उस सच को बोलने की हिम्मत जुटाने से हमारे घाव भी भर सकते हैं?